हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझना चाहते हैं, जिसके लिए हमें दो साइकिल्स पढ़ने होते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल और दूसरा क्रेब्स साइकिल। तो ये जो दोनों साइकिल्स होते हैं, जिसके लिए हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पहला साइकिल ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं, जो कि 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि जब आप ग्लाइकोलिसिस देख रहे होते हैं तो उसमें एटीपी का नेट गेन आपको 4 एटीपी मिलता है, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं। तो जिसमें डायरेक्ट बने और 2 एटीपी आपने कंज्यूम कर लिए। अब ये जो 4 एटीपी बने थे, जिसमें से 2 एटीपी आपके द्वारा डायरेक्टली इस प्रोसेस में कंज्यूम कर लिए गए। याद कीजिए आप, वहाँ पे कुछ रिड्यूस्ड कोएंजाइम भी बने थे, जैसे NADH प्लस H+। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H+ फॉर्म्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के साथ साथ कुछ कोएंजाइम्स भी बने थे। अब हम नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल की। तो जहाँ पर आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल का एंड होता है, वहाँ पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये पाइरूवेट के दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। तो जब हम क्रेब्स साइकिल को देखें तो इसमें एटीपी का पूरा जो नेट गेन होता है वो केवल 1 एटीपी का होता है। तो क्या पूरी क्रेब्स साइकिल में 1 एटीपी के लिए हमने कैरी आउट की थी? तो जिसमें आप देख पा रहे हैं, आपको याद होगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आप एक टर्म में ग्लाइकोलिसिस रन करते हैं, तो 2 टर्म आप क्रेब्स साइकिल के कर सकते हैं। क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक टर्म में जब आपने ग्लाइकोलिसिस की कंप्लीट प्रोसेस की थी, उसमें पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल बने थे। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ में क्रेब्स साइकिल 2 टर्म करेगा, जिसमें उसे अलग अलग एटीपी प्राप्त होगी। अब ग्लाइकोलिसिस में जो डायरेक्ट एटीपी बन रही थी वो कितनी है? 2 एटीपी। और क्रेब्स साइकिल के 2 टर्म में कितना हो गया? 2 एटीपी। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको इस तरह से 4 एटीपी प्राप्त करके दे रहा है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और वह आपको 4 एटीपी नहीं बल्कि 38 एटीपी दे सकता है। अब आप देखिए, ये जो रेड्यूस्ड कोएंजाइम है, जैसे आपने डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, क्रेब्स साइकिल में हमने लिखा है 3 इंटू NADH प्लस H+, 1 इंटू FAD प्लस H2। तो ये जो रेड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, यदि हम इन्हें ऑक्सीडाइज कर दें तो लार्ज अमाउंट में आपका एनर्जी का जनरेशन होगा। जैसे 1 NADH प्लस H+ इज ऑक्सीडाइज, इट कैन गेट यू 3 ATP। यदि आप इस NADH प्लस H+ को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये आपको 3 ATP गेन करके देगा। सिमिलरली 1 FADH2 इज ऑक्सीडाइज, इट कैन गेट यू 2 ATP। इसी तरह से एक FADH का मॉलिक्यूल यदि ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये आपको 2 ATP गेन करके देगा। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा? इन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्हें लेकर जाना होता है। अभी हमारे द्वारा ये जो एटीपी बनी थी, इसका ऑक्सीडेशन यदि हम करना चाहें तो इन्हें हम लेकर चलते हैं अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने के लिए आपको क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस साइकिल की पूरी स्टेप्स आपको देखना पड़ेगा, कि आप उसमें देखोगे कि किस तरह से कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ और ये कोएंजाइम आगे चल के किस तरह से ऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है, ADP बनाता है, देन ये ATP में इसका कन्वर्जन होता है, किस तरह से ATP के मॉलिक्यूल्स आपको गेन करके मिल रहे हैं। Electron transport chain is very important in take place in mitochondrial membrane। इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर हम ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रन करने के सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब ये साइकिल हम रन करने वाले हैं और यह जो चेन होती है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रन की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट पर्पस होते हैं जिन्हें हम अभी रिएक्शन में सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड एंजाइम को ऑक्सीडाइज किस तरह से करना है, जिसमें NADH प्लस H प्लस को NAD प्लस प्लस 2H में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल को रन करने में मदद करता है। मतलब हम उसको अब ग्लाइकोलिसिस के लिए आगे भेजने वाले, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब जो हिडन पोटेंशियल है, जो कि एनर्जी रिड्यूस को एंजाइम के पास उस एनर्जी को हार्नेस करेगा और उसका यूज़ करके ATP बनाएगा। अर्थात ये जो दूसरा पर्पस हुआ एनर्जी प्रोडक्शन का हुआ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आगे चेन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे ATP का उत्सर्जन करेंगे। ये जो ATP का प्रोडक्शन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो सबसे पहले रेड्यूस्ड कोएंजाइम से शुरू करते हैं कि ये होते क्या है। तो NADH प्लस H प्लस जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, जहाँ पर NAD प्लस 2H प्लस प्लस 2E। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2H प्लस जो है ये प्रोटॉन मॉलिक्यूल है और 2E माइनस है ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बन रहे हैं। अब ये जो कंपोनेंट है ये ETC के जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है जिसमें ये अरेंज रहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इनका अरेंजमेंट देखते हैं, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। इन्हीं मेजर कंपोनेंट के आधार पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है यह वर्क करती है, जिसमें पहला कंपोनेंट या पहला संकुल या पहला यौगिक इसका जो होता है वो होता है FMN, जिसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन कहते हैं। दूसरा होता है FES जो कि आयरन सल्फर होता है। तीसरा होता है साइटोक्रोम और चौथा होता है ATP सिंथेसिस जो कि एक प्रकार के एंजाइम हैं। अब हम देखते हैं ये आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है जिसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेके ग्लाइकोलिसिस की साइकिल कंप्लीट होती है और ग्लाइकोलिसिस की साइकिल के बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हम देखते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में किस तरह से हमको ATP मिल रही है और उस ATP का उत्सर्जन होकर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम जा रहे हैं, तो ये हम इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने वाले। तो इसमें हमने ये जो 4 कंपोनेंट देखे कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाने वाले एंजाइम है एक विशिष्ट प्रकार के समूह में पाए जाते हैं जिन्हें हम संकुल कहते हैं। और ये जो संकुल है किस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक सेल से या एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये सब कुछ जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये संकुल अपना कार्य करते हैं। तो पहला संकुल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में NADH2 का NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संकुल एक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रोजिनेशन की जो प्रोसेस हुई थी, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई थी जिसमें NADH2 ऑक्सीडाइज्ड होकर NADH में कन्वर्ट हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ और इसके द्वारा उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन हम आगे चेन में लेकर जाते हैं जो कि संकुल एक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में ये जो ऊपर दिख रहा है आपको वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लू अक्षर में NADH लिखा है, ये किस तरह से NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ है। वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ जो कि संकुल एक के द्वारा ग्रहण कर लिया। अब देखते हैं संकुल 2 के द्वारा क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत बनने वाले सक्सिनिक एसिड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू लाइन में सक्सिनेट लिखा हुआ है। तो इस सक्सिनेट के द्वारा संकुल 2 के द्वारा क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत बनने वाला जो सक्सिनिक एसिड था
इस सक्सिनिक एसिड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पहले संकुल से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ जिसे सक्सिनिक एसिड ने ग्रहण कर लिया। अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं कि जो संकुल या कॉम्प्लेक्स 1 था, तो कॉम्प्लेक्स 1 तथा 2 के द्वारा ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं संकुल 3 के कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से 1 और 2 के द्वारा जो ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंपोनेंट 3 या कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि संकुल 4 को इनके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब संकुल 4 में जो इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं ये एटीपी सिंथेटेस एंजाइम की सहायता से एडीपी तथा एटीपी में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो संकुल 4 है जो कि एटीपी सिंथेटेस एंजाइम है, यहाँ पे एडीपी प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, तो ये एडीपी प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है और अपना कन्वर्जन एटीपी में कर लेता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा परिवहन तंत्र है, इस परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। आप देख पा रहे हैं लास्ट स्टेप में कि यहाँ पे जो उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन था ये ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, इसलिए यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल कंप्लीट रूप से बाहर बनता है और ये सारी की सारी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। इस तरह से हम सेल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक संकुल से दूसरे संकुल में हो रहा है। थैंक यू।